प्रदेश में बढ़े अपराध के मामले, कहीं रेप, कहीं लूट, कहीं मर्डर। मरुद्रा को लगी किसकी नजर? आखिर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है क्राइम? कब थमेंगे अपराध? खतरे में खाकी का इकबाल। नमस्कार, दोपहर की दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। कहीं रेप तो कहीं लूट और कहीं मर्डर की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर मरुधरा को किसकी नजर लग गई है? क्राइम आखिर कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रहा है? कब जाकर थमेंगे ये अपराध? और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि आखिर खतरे में खाकी का इकबाल आ गया है। इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तो चलिए इसी पे बड़ी बहस करेंगे और आखिर क्यों खाकी का इकबाल अब धीरे धीरे खतरे में आ रहा है, यह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता हैं, पंकज जोशी जी, बीजेपी नेता हैं, और पीएन रछोया जी, जो कि पूर्व एडीजी राजस्थान पुलिस के हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रदेश में आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, सवाल आपसे ले रहा हूं। उससे पहले ओम सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका। अब राजेंद्र आर्य जी, पुलिस का इकबाल, खाकी का इकबाल, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। वजह क्या है सर? अभिषेक जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरीके से पुलिस तत्परता के साथ अपने पूरे मामले को, जैसे आज आपने देखा होगा पिलानी के मामले के अंदर भी 26 दिन के अंदर अपराधी को मतलब सजा तक पहुंचाया और पूरी जांच करके पूरे के पूरे जो जिससे महिला पुलिस अधिकारी और तमाम तरह के जो पुलिस अधिकारी जुड़े हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से अंजाम दिया वो अपने आप में सराहनीय है। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि विगत दिनों में खाकी पर जो दाग लगे थे उसके ऊपर सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और उस जो मतलब अपराध में संलिप्त अधिकारी थे उसको बर्खास्त किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते। खाकी का इकबाल इस देश का इकबाल बुलंद करने जैसी बात है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का जिम्मा हमारी वर्दी के उसके ऊपर रहता है। एक दो लोगों की वजह से पूरे समुदाय को बदनाम करना ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी अपराध करता है उसको सजा मिलनी चाहिए और हर गलती कीमत मांगती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और हम उस बात के ऊपर बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते। जिस तरीके से प्रदेश में अपराध जो बढ़ रहे हैं, और अगर आप एनसीआरबी के डाटा देखेंगे तो ये नेशनल रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे, नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो रिकॉर्ड हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो लगातार जो देश के अंदर 2018 के बाद में जो अनुसूचित जाति और महिलाओं के ऊपर जो राष्ट्रव्यापी अपराध बढ़े हैं उसकी वजह से हुआ। प्लस हमने राजस्थान के अंदर अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो लागू किया है उसकी वजह से भी राजेंद्र आर्य जी फिर इसको जाति से नहीं जोड़ रहे हैं सर। जाति अनुसूचित, मैं जाति से नहीं जोड़ रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं की बात कर रहा हूं। आपने एक मामला मुझे पिलाने का ये बता दिया कि 5 दिन में गिरफ्तारी होती है, चार्जशीट दाखिल होती है, 26 दिन में फैसला आ जाता है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। मैं आपको ऐसे 50 केस गिनवा दूंगा जिसमें ना तो चार्जशीट फाइल हो पाती है, आप पुलिस वेट करते रह जाती है, अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं। अभिषेक जी, आपने जो पॉइंट उठाया कि भाई आप जाति का जिक्र कर रहे हैं, मैं वल्नरेबल सेक्शन की बात कर रहा हूं, जो महिलाओं पे और दलितों पे जो अत्याचार जो बढ़े हैं पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर, बात उसकी हो रही है। हम इस बात को तो हत्या के मामले कर सकते हैं। हत्या के मामले नेशनल क्राइम ब्यूरो जो रिकॉर्ड के मामले 2018 में 1508, 2019 में 1659, अपहरण के मामले 5809 रहते हैं 2018 में, 8058 हो जाते हैं 2019 में। मामले तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। अगर आप बाइफरकेट एक एक को ले रहे हैं तब आंकड़ों से अपराध पे रोकथाम नहीं लग सकते।
मेरी बात सुनिए अभिषेक जी, आंकड़ों से मतलब अपराध पर रोकथाम नहीं लग सकती। जो अपराध है वो एक सामाजिक समस्या है, वो राजनीतिक समस्या है, उसके साथ में धार्मिक, और आप उस एंगल से नहीं देख सकते उसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रदेश और देश सब अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। कारण यही हो रहा है कि आज हम अगर अपराध को सिर्फ और सिर्फ पुलिस के या प्रशासन के भरोसे छोड़ देते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हमें सबको एक साथ मिलकर और समाज में जो अपराध को लेकर स्वीकार्यता हुई है उस स्वीकार्यता को खारिज करना पड़ेगा, और जो अपराधी है उसके खिलाफ जो प्रशासन या सरकार या जो भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है उस कार्रवाई के अंदर हमें बिल्कुल भी रोड़ा नहीं बनना चाहिए। ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मामलों में राजनीतिक दल के जुड़े हुए लोग थे, उनको बचाया गया। तो इस तरीके के मामले हो रहे हैं। राजस्थान में कम से कम ऐसी कोई वारदात आपको नहीं मिलेगी जिसमें सरकार ने किसी को बचाने की कोशिश की हो। ठीक है, पंकज जोशी जी, अब इसका जवाब दे दीजिए कि बचाने की कोशिश हुई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पहुंच गए। राजेंद्र जी, तो पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पहुंच गए, लेकिन मुझे इन्होंने कहा खाकी के ऊपर। देखिए हम ठीक है खाकी के ऊपर फिर भी मानते हैं, लेकिन खाकी के ऊपर जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनकी क्या स्थिति है भाई? और मुझे बताइए कि जब फुल टाइम आपका जो है, आप जो है कोरोना की स्थिति होती है, आप अपनी पीठ आगे कर देते हैं थपथपाने के लिए। आप कोई बात होती है विधानसभा में, आप अपनी पीठ आगे कर देते हैं थपथपाने के लिए। क्यों नहीं बोले कल कि गृह मंत्री नहीं है इस प्रदेश के अंदर जो है फुल टाइम, और गृह मंत्री नहीं रहते हैं, उसके बाद जो है हालात ये बनती है। इसी कारण से लगातार जो है आप देखें तो भरतपुर के अंदर एक एडीसीपी क्या रैंक का आदमी को पुलिस वालों ने मारा, और आज तक उसकी जो है धौलपुर की जांच नहीं है। आज तक इन्होंने कहा था 3 दिन में दे देंगे, 7 दिन में दे देंगे। मैंने पिछले चैनल पर भी कहा था 7 महीने छोड़िए, यदि आप 2 साल में भी दे देंगे तो कहूंगा कि हां आपको मान गए कि ये दोषी है, पुलिस वाले दोषी है या जो है एडीसीपी दोषी है। लेकिन आज तक उसका नहीं बताया दोनों के अंदर कितनी हालत बनी, ये पहली बात। दूसरी बात, लगातार जो है अभी थोड़े दिन पहले अलवर के अंदर जो है गैंगरेप हुआ। इन्होंने कहा कि जो है कि आपको बात करें गैंगरेप किसके साथ हुआ था, और उसके अंदर एएसआई को कब आपने जो है, जब आपके थाने के अंदर बलात्कार हुआ, जब विधानसभा में जब ये प्रश्न गूंजा, तब आपने जब जाकर के उसको बर्खास्त किया, तब जाकर के एएसआई पे कार्रवाई करी। इतने टाइम आपको लग गया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2 बात आपकी बात सही है कि पिलानी के जो लोगों ने किया, देखिए बिल्कुल खाकी के ऊपर जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको रिवार्ड मिलना चाहिए उनको। लेकिन उनका होता क्या है कि उनके ट्रांसफर जो है, आज जो आपके लोग बैठे हुए हैं, जो ट्रांसफर बैठे हुए हैं, कि केवल कमिश्नर जो है ट्रांसफर जी, देखिए आप 2 दिन के अंदर जो सवाल पूछा था आप उसको भी नकार गए। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो राजेंद्र जी ने पूछा उसका तो जवाब आपने नहीं दिया कि क्यों बचाया गया। खैर वो यूपी का मामला है, लेकिन राजस्थान के बारे में मैं अगर आपसे समझना चाहूं, आज भले ही मामले जो हैं वो जो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि 2018 में जब आपकी सरकार गई थी तो राजस्थान को बिल्कुल क्राइम फ्री स्टेट बनाकर के बीजेपी गई थी। देखिए अभिषेक जी, क्राइम फ्री स्टेट होता है या नहीं, तो देखिए क्राइम हो सकता है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, लेकिन क्राइम के अंदर जब आप राजनीतिक हस्तक्षेप, इन्होंने कहा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। मुझे बताइए कि आप जो है एक हेलमेट के चक्कर में आपके विधायक ने क्या कहा था, मुख्यमंत्री से मैं बात कर लूंगा। और अभी मैं फिर नहीं कहना चाहता किसी, देखिए हो सकता है कि वो गलती उस दोनों में से किसकी हो, लेकिन इनके जो 1-2 मिनिस्टर हैं उनके भी ऐसे बयान आए थे। लेकिन हो सकता है देखिए उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो बात कही है कि मैं कह सकता हूं कि भाई ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपने उसके ऊपर जो है किसी कार्रवाई के लिए कही है या कोई चीजें हैं, तो उसका प्रसंज्ञान जो है मंत्री के हाथ में होना चाहिए, यहां तक मैं बात मानता हूं। लेकिन इन बातों को कह करके जो है आज भी जो है थानेदारों के और पोस्टिंग के जो मामले हैं, आज भी राजनीतिक स्टेप क्यों है भाई उसके ऊपर, और किस कारण से है? और इन्हीं चीजों के बात में मैं लगातार बार बार कह रहा हूं कि आपने जिन चीजों के आज भी जो है जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मुझे बताइए कि पूरे के पूरे जयपुर में अभी 30 लाख के रुपए जो के लिए जो आप देखिए कि आपने गोली मार दी उठा करके, रेप के भी मामले जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, अलवर की आपने बात कही, बीजेपी भी तो सिर्फ ये देखती है कि कहां पे सहूलियत हो। अगर अलवर में घटना होती है वहां पे बीजेपी पहुंच जाएगी, लेकिन हाथरस में घटना होगी तो बीजेपी वहां नहीं जाएगी। तो सहूलियत तो सभी अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। किस घटना पे नहीं गए मुझे बताइए, उसकी जांच हमने सीबीआई को सौंप की नहीं सौंपी? आपने तो उल्टा ये भी कह दिया कि सीबीआई को नहीं आने देंगे बिना परमिशन के। आपने तो ये तक कहा ना कि सीबीआई को बिना परमिशन के नहीं आने देंगे हम आपको। आपने तो राष्ट्रीय एजेंसीज जो हैं, हम तो आज भी एजेंसी पे प्रश्न उठा रहे, हम तो आज भी पुलिस वालों पर प्रश्न उठा रहे। लेकिन हां, यदि आप पुलिस को इस काम में लेंगे कि एसओजी को इस काम में लेंगे कि एक टाइम आपके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और दोबारा जो है आकर के आप जो है परिवर्तन, चलिए ठीक है। अब तो मुझे बताइए, जब पुलिस को ये टूल बना के रछोया जी आपके पास आ रहा हूं, ठीक है पंकज जी, मुझे बताइए पहले। अब रछोया जी मैं आपके पास आ रहा हूं,
राजस्थान को किसकी नजर लगी है सर कि जिस तरीके से मामले, अगर आंकड़े भी हम देख पा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रदेश में एक तरीके से क्राइम जो है वो बेलगाम है, अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम है, और पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं खतरे में तो दिख रहा है। देखिए, ये जो है बेलगाम नजर रखना, ये एक जो है मेरे तो समझने वाले शब्द हैं नहीं। राजस्थान पुलिस इस देश की बेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में है। राजस्थान के जवान, राजस्थान पुलिस के अधिकारी इस प्रदेश के अंदर जितनी मेहनत करके शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो राजनीतिक एंगल से हम नहीं देखा करते। हमारी फोर्स जो है, हमारे पुलिस के जवान 24 घंटे में से 14-14 घंटे तक काम करते हैं। जिनके परिवार जो है इस देश की रक्षा के लिए लगातार काम करते रहे, वो कभी राजनीति की तरफ देखते नहीं। इसलिए बेलगाम कहना मेरे ख्याल में तो उचित नहीं है। हमें अच्छे काम को अप्रिशिएट करना सर चाहिए। बिल्कुल, जो अभी पिलानी में जिस तरीके से झुंझुनू की पिलानी में महज 5 घंटे में अरेस्ट करती है आरोपी को पुलिस, 5 दिन में चार्जशीट फाइल कर देती है, 25 दिन में 26 दिन में सजा हो जाती है, तो उनको सलाम है सर, पुलिस वालों को सलाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कैलाश बोहरा जैसा अगर कोई आता है अधिकारी, या फिर आप देखिए अलवर में जिस तरीके से खेड़ली थाने में जो हुआ, अगर उस तरीके से पुलिस वाले आते हैं तो दाग भी तो लगता है, और ये ऐसे दाग हैं जिसे धोया नहीं जा सकता है। देखिए, ये इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत जो है मानसिक गिरावट की व्यक्ति की निशानी है, हमारे पुलिस सिस्टम की निशानी नहीं है गिरावट की। और उससे जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो कोई भी किसी भी रैंक का अधिकारी हो, आईपीएस हो, आरएस हो, कोई भी हो, हम उसको सजा दिलाते हैं, उसके बरखिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम राजनीतिक एंगल से नहीं देखा करते। राजनीतिक एंगल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पुलिस वाले जो हैं अगर वो अपना काम ढंग से करने पे आ जाएं तो मंदिर के आगे से कोई चप्पल उठा करके ना ले जाए, ये भी बड़ी हकीकत है। ठीक है सर। ओम सैनी जी, अब जिस तरीके से ये आंकड़े जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, वजह क्या देखते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई है कि लगातार अपराधी बेलगाम है? क्या इसके पीछे वजह यह भी है कि जो केसेस हैं वो अटके रहते हैं कोर्ट में, उन पर पूरी तरीके से सुनवाई चलती रहती है, मामले क्लियर हो नहीं पाते हैं, सजा नहीं हो पा रही है अपराधियों को, क्या यह वजह है? सबसे बड़ी वजह तो यह है कि हमारा समाज जिस तरीके से अपनी नैतिक साख खोता जा रहा है, उसके सांस्कृतिक मूल्य जिस तरह से नष्ट हो रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर के अपराध को लेकर के कोई डर नहीं रहा। उसके बाद में आती है बात राज्य की और शासन की और पुलिस की। राज्य जो है वो भी इन सब चीजों में अपने राजनीतिक हित की बातें देखता है, बाकी कुछ और देखता नहीं है। और पुलिस का सिलसिला तो पुलिस जिसकी ट्रेनिंग ऐसी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, रजोया जी जानते हैं, उसी के प्रोडक्ट हैं वो। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं पुलिस वाले जिस तरीके से ट्रेन होकर के आते हैं, अलवर के थाने में क्या करते हैं, कहीं और क्या करते हैं, ये सब रास्ते में, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग पुलिस की भी सुधरनी चाहिए, साथ साथ में समाज को सुधारने के लिए मोरल एजुकेशन का सिलसिला होना चाहिए। डॉक्टर यशपाल ने इसीलिए एजुकेशन का ऐसा सिस्टम दिया था जिसमें कि आधुनिकता के साथ में बच्चे बिगड़ते नहीं थे। अब आपके पास में इतना खुलापन आ गया है कि आप सब कुछ देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, सारा सब कुछ आप प्लान करते हैं, सब कुछ। परिवारों से लोग उस तरीके से अपनी वो कोई ट्रेनिंग लेते नहीं है, नैतिक शिक्षा लेते नहीं है, और जो कुछ सीखते हैं वो अपने हिसाब से सीखते हैं, बाजार की अर्थव्यवस्था के हिसाब से सीखते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति के हिसाब से सीखते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि हर एक को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाशना पड़ता है। चेन स्नैचिंग का रास्ता, सेक्स की भूख मिटाने के लिए रेपिंग का रास्ता, ये सब इसीलिए हो रहा है। इसको नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार पर और शासन पर है। जिस तरह की एजुकेशन हमारे यहाँ हो रही है। ओम सैनी जी, तो इस दिशा में देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो हैं वो सरकार के जहन में नहीं है, चाहे
देश के किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनको इसके बारे में इल्म ना हो, इसके बारे में जानकारी हो, ऐसा तो है नहीं। फिर लगाम लगाने से चूकती क्यों है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है तो इस बात की चर्चा ही नहीं करते हैं कि हमारा समाज किस तरीके से नष्ट हो रहा है, हमारे अलग जो समूह है, सामाजिक समूह, वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, परिवार किस तरीके से बिखर रहे हैं, उनमें क्या क्या घुस रहा है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये काम बड़ा महंगा है, समाजशास्त्रियों का और अर्थशास्त्रियों के सोचने और समझने की जरूरत है। नैतिक शिक्षा कैसे दी जाए, कैसे समझा जाए समाज को, तो वो सब समझने की चेष्टा होती नहीं है। उसी का नतीजा ये है कि हम रोज इसको नियंत्रित करने का काम फिलहाल हमारे पास में सिर्फ पुलिस के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जो थाने हैं, जो अलग चौकियां बनी हुई है, वहां से ही कुछ और ज्यादा जिम्मेवारी है। जिस तरीके से हमारे पुलिस वालों ने जो अभी एक आज ही जो केस आया है, किसी एक वीक के 10 दिन के अंदर सजा भी दिलवा दी, तो ऐसा कुछ बड़ा तेजी के साथ में होना चाहिए, अन्यथा ये सब बिल्कुल अगर क्विक एक्शन लिया जाएगा तो अपराधियों के जहन में डर बैठेगा, और डर बिठाना भी जरूरी है, यह भी अहम है। निश्चित। राजेंद्र जी, आपने एक केस देखिए पिलानी की तो चर्चा कर दी, बहुत अच्छा है, पुलिस वालों ने बहुत शानदार काम किया है और उन्हें सलाम है, हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आप मुझे वो आंकड़ा दे सकते हैं कि कितने केसेस जो हैं वो क्लोज हुए हैं? केसेस कितने आ रहे हैं वो तो आंकड़े हैं सामने, लेकिन क्लोज कितने केसेस हुए हैं? अभिषेक जी, मतलब कुल मिला के अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो मतलब हम अगर स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो मेरे ख्याल से अपराधों के साथ में बिल्कुल भी ये ठीक नहीं होगा। हमें अपराधों के पीछे के जो मूल कारण हैं उन्हें देखना होगा। 2019 के अंदर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई एनसीआरबी की, उसमें कहा कि खुदकुशी करने वालों का जो आंकड़ा है उसमें हर चौथा दिहाड़ी मजदूर है। तो आप देखिए 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की। अब आप ये देखिए कि विगत मतलब 6-6.5 सालों में देश में जिस तरीके से आर्थिक विषमता आई है, जिस तरीके से मतलब आर्थिक विसंगति आई है, जिसमें छोटे व्यापारी खत्म हो गए, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से गरीब आदमी बुरी तरीके से उसकी जमा पूंजी सोख ली गई, और आपने देखा होगा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की वजह से बहुत से लोगों ने, जिन्होंने अपनी मतलब पूंजी को लगाया और वो पूरी की पूरी पूंजी डूब गई। तो ऐसे तमाम मामले हैं जिनको हमें देखना होगा कि अपराध कैसे बढ़ रहा है, और ये 1659 लोगों ने लोग किसके 1659 लोगों की हत्या हुई। अपराध की बात है 2019 में 1659 लोगों की हत्या हुई अभिषेक जी, राजस्थान में, उनके बारे में क्या कहेंगे? अभिषेक जी, मैं आपकी वही बात कह रहा हूं। अपराध को अगर आप आंकड़े से देखें तो कभी रोकथाम नहीं कर सकते। अपराध के पीछे कारणों पे जाना पड़ेगा, उसके विश्लेषण करने होंगे। हमें तमाम सर, तो रोक कौन रहा है? जाने में दिक्कत कहां आ रही है? समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर कहां आ रही है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये जिम्मेदारी आप सिर्फ और दोनों पार्टियों के, दोनों प्रमुख पार्टियां प्रदेश की, दोनों के नेता बैठे हैं, हमें दोनों आगे बढ़िए, दोनों पार्टियां आगे बढ़े। अभिषेक, और मुझे नहीं लगता कि क्राइम को अगर कंट्रोल करने के लिए कोई भी सरकार आगे बढ़ेगी तो उस पर कोई भी रोक लगाने की कोशिश करेगा, कोई रोकने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कोई उतरेगा। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था लागू की गई, जिसकी वजह से पहले जो अपराध दर्ज नहीं होते थे थानों में, लोगों के मन में थानों के प्रति जो डर था, उसने सरकार ने जो महिला अपराधों के विरुद्ध में जो हर जिले के अंदर एक जो महिला अधिकारी और जो महिला जांच के लिए तो उसकी हर कोई तारीफ करता है कि एफआईआर कंपलसरी कर दिया गया। इवन एसपी ऑफिस में आपको जाकर के वहां पे एफआईआर कर सकते हैं, इसकी हर कोई तारीफ करता है। वहां पे भी आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हाँ, तो हर कोई उसकी तारीफ करता है, दर्ज कर सकते हैं। तो ये कोई उसकी तारीफ करता है। तो लेकिन जब केसेस इस तरीके से सामने आते हैं देखने से पहले तब सवाल उठते हैं। हाँ, एक चीज है इसमें एक चीज और हो सकती है कि पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि कहा यह जाता रहा है कि पहले तो केसेस ही दर्ज नहीं होते थे। पंकज जी, पहले तो यह भी आरोप लगता रहा है कि पहले तो केस ही दर्ज नहीं होता था। नहीं, देखिए अभिषेक जी, मैं आपको फिर बता दूं आपको
कि पिछले सालों के आपने जो एनसीआरबी के जो आपने डाटा दिए, उसके साथ साथ यदि आप 156(3) के डाटा देखेंगे जो कोर्ट से हुई हैं, उसमें भी बढ़ोतरियां हुई हैं। यदि कोर्ट से एफआईआर हो रही है, इसका मतलब थानों में नहीं हो रही है। 156(3) की धारा निकाल लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इन जो धाराओं में केस दर्ज हो रहे हैं, उन पे जो है कोर्ट के जो निचले कोर्ट है वो भी जो है जाकर के सीरियस लें इसको, और क्यों नहीं दर्ज हो रहे हैं उनकी जो है प्रसंज्ञान लें। और 156(3) के मामलों में आप मुझे बताइए कि 1.5 साल से जो है उसमें जो है अभी तक उन्होंने ये भी नहीं किया है कि जांच की पहली रिपोर्ट भेजी हो। करीबन 1.5 साल से जो है कोर्टों में पहली रिपोर्ट बाकी है आपने रिपोर्ट भेजने के लिए, और लगभग 12 साल पुराने केस आपके पेंडिंग है, 8 साल पुराने केस पेंडिंग है। तो मैं कह रहा हूं कि ये खामी है। ये कह रहे हैं कि जब स्टैटिकल पर नहीं जाना चाहिए, मुझे बताइए स्टैटिकल पर नहीं जाना चाहिए तो कंट्रोल का तरीका क्या है, क्राइम का रिकॉर्ड का तरीका क्या है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो बात कही है, और इन्होंने कहा है कि जो है, मैं बता रहा हूं आपको, 2 मिनट सुनिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, 2 मिनट सुनिए। और इन्होंने कहा कि साहब एफआईआर दर्ज हो रही है। मुझे बताइए कि अलवर वाले केस में क्या हुआ था? एएसआई के पास कितनी बार गई थी वो, और उसके थानेदार के पास कितनी बार गई थी, उसके बाद कितनी बार में दर्ज हुआ, जब जाकर के एफआईआर करने के नाम पर भी जो है आप देखिए क्या कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि उसमें जो है केवल एएसआई दोषी नहीं था, वहां के जो है बाकी लोग भी दोषी पाए गए। इसीलिए कह रहा हूं कि जो चीजें आपने कहा, पंकज जी और राजेंद्र जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, 2 बार मामले आए थे, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सियासत से कहीं ज्यादा ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत होती है? पंकज जी, ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं। अभिषेक जी सियासत इसलिए होती है, अभिषेक जी सियासत इसलिए होती है, कोई भी पार्टी का आदमी हो, मैं कह रहा हूं विधायक के कहने से और मंत्री के कहने से एसपी क्यों लगेगा? आज मुझे बताइए थाना इंचार्ज किसके कहने से लगेगा? और थाना इंचार्ज का मुझे बताइए जयपुर के अंदर बजरी वाले के मामले के अंदर मुझे बताइए कि जो कमिश्नर द्वारा ट्रांसफर किया गया व्यक्ति केवल 2 दिन में जो है उसको परिवर्तन कर देना, मुझे बताइए कहां का ये कमिश्नर की पावर को खत्म कर देना? सरकार की जितनी पावर होनी चाहिए, माफिया किसके वजह से पैदा हुआ? होना चाहिए को यह बात पता है भैया, 2-2.5 साल हो गए के माफिया को पैदा इन्होंने किया, आपको सुल्तान बजरी का माफिया इन्होंने पैदा किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके हल्फनामा देके आए कि बजरी हमारे यहाँ पे बिकनी चाहिए, बजरी का माफिया इन्होंने पैदा किया। आज सरकार उस पर रोकथाम करना चाहती है, हमको दर्द हो रहा है। जो है पुलिस फीस के मामले पर इनके बड़े नेता लड़ रहे हैं वहां पर जो है स्कूलों की तरफ से, और यहां से जो है लड़ रहे हैं जो है नॉर्मल व्यक्ति। मुझे बताइए कहां लड़ेंगे ये, और क्यों नहीं होगा ये चीजें? ठीक है, अब एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे मुद्दे, क्योंकि अपराध पर लगाम लगाना हर सरकार की प्राथमिकता होती है और होनी भी चाहिए। अपराधियों पर अंकुश लगाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी को पुलिस वाले निभाते भी हैं। लेकिन जब मामले इस तरीके से आ रहे हैं तो सवाल कहीं ना कहीं उठते ही रहे। रचोया जी, अब एक चीज, ये जो दाग लग रहे हैं, छोटे छोटे दाग जो हैं, वो पुलिस की वर्दी पर लगे हैं, ये बड़ी सच्चाई है। लेकिन ये दाग धुलेंगे कैसे? कैसे प्रयास किए जाने चाहिए सरकार को, विपक्ष को और साथ ही साथ पुलिस महकमे को मिल करके इस दाग को धोने के किस तरीके से प्रयास करने चाहिए? देखिए सर, पहले तो मैं सीधे ओम सैनी जी की विचारों से सहमत हूं। वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं। बिल्कुल। इसी संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये कही कि समाज में बदलाव जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसा समाज होगा वैसी पुलिस हो। बिल्कुल, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। दूसरा ये है कि हम लोग जो है पुलिस की ट्रेनिंग की उन्होंने बात कही। हमारे पुलिस में विभिन्न जातियां, प्रजातियां, विभिन्न एरिया के, विभिन्न धर्मों के सिपाही, थानेदार, एएसआई वगैरह हम लोग भर्ती करते हैं और उनको एक साथ एक जैसी वर्दी देते हैं, एक साथ मैस में खाना खिलाते हैं उसी समाज के अंदर, और हमें ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो समाज की सेवा में तत्पर रहने को हमेशा तैयार रहता है और रहेगा। और इसमें राजस्थान पुलिस हमेशा अग्रणी रही है। राजस्थान पुलिस का यदि इतिहास देखा जाए तो हमारे यहाँ बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े जो है लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। इसलिए ओम सैनी जी ने बात जो कही है सही कही है कि समाज में बदलाव की जरूरत है। वैसे जैसा समाज होगा वैसी पुलिस होगी, वैसी व्यवस्थाएं हो गई। बिल्कुल रचोया जी, क्योंकि उसी समाज से निकल करके तो ये पुलिस वाले भी आते हैं, ये पुलिस वाले भी तो उसी समाज से निकल करके आते हैं।
लेकिन इससे परिवर्तन हो तो आपने हो जो कैसे, बात ये भी तो बड़ा इससे सवाल है कि परिवर्तन होगा कैसे, और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कब? एक सेकंड, वो तो मेन मुद्दा शुरू, ऐसा नहीं कि ये इंडियन पुलिस फोर्स या राजस्थान पुलिस अभी की देन है 2021 की। ये 1949 में महाराजा मान सिंह सेकंड के ऑर्डिनेंस से बनी थी। इससे पहले रियासती पुलिस थे, हर एक रियासत की अपनी पुलिस थी। हमने ऑर्गेनाइज कराया हमारे बुजुर्गों ने, और एक राजस्थान पुलिस क्रिएट की, जबकि हमारे पास संसाधन बिल्कुल, तो उन्होंने जो कल्पना की थी उस कल्पना पे आज की पुलिस कितनी खड़े उतर रही। अब ठीक है रचिता जी, अब एक मिनट, ओम सैनी जी, वो देखिए परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है। कैसे होगा? क्योंकि समाज से ही लोग उठ करके आते हैं और पुलिस में भर्ती होते हैं, समाज से ही विभिन्न सेक्टर में जाते हैं। कहां से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की भी तो जरूरत है, कैसे होगा ये? सत्ता में और विपक्ष में बैठे हैं, ये दोनों सियासत छोड़ करके और इस बात को समझें कि ये बीमारी क्यों बढ़ रही है, इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए। राजनेताएं जो पक्षधर बन जाते हैं इधर उधर के, उनको अलग से रखा जाना चाहिए। हमने देखा है कि किसी समूह को प्रोटेक्शन करने के लिए कोई राजनेता आगे आ जाता है, किसी को कोई आगे आ जाता है, और उससे समाज के जिन हिस्सों में बुराइयां फैल रही हैं वो दूर नहीं होती हैं। और पुलिस को आप देखिए कि 3 दिन पहले कोई अफसर बनता है, चौथे दिन रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। इस तरह के दृश्य बनने लगे हैं। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए छोड़ करके और इन दोनों पक्ष विपक्ष को मिलकर के और देखना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको नियंत्रित कर सकें, खाकी को किस तरीके से उसका वापस एक वर्चस्व दे सकें। तो ये जब तक इनमें एका नहीं होगा और एक दूसरे पे थूकते रहेंगे तब तक कोई निजात नहीं मिलेगी। देखिए समाज बिगड़ रहा है, समाज में गड़बड़ हो रही है, समाज एक उपभोक्ता संस्कृति का शिकार हो रहा है। समाज के पास में वो सब साधन है नहीं जो भारतीय संविधान नागरिक को देता है। ऐसी स्थिति में लोग छीनना चाहते हैं। उस छीनने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं कैसे न कैसे नियंत्रण करने का काम पुलिस ही कर सकती है, उसको करना चाहिए। बिल्कुल, इसकी बेहद आवश्यकता है। जो बात आपने कही ओम सैनी जी कि तू मैं से बेहतर है कि हम होकर के काम किया जाए, तो शायद समाज भी बदलेगा, पुलिस वाले भी बदलेंगे और एक बेहतर समाज की जो परिकल्पना है वो साकार हो पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट किया है, सरकार की कानून व्यवस्था एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो किसी ने कभी देखी नहीं। तो कांग्रेस पर हमला बोला है सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर, उन्होंने हमला बोला है कानून व्यवस्था जो प्रदेश में इस वक्त है। सरकार की कानून व्यवस्था एक ऐसी चिड़िया है जिसे किसी ने देखा ही नहीं है, यह ट्वीट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।